वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन दिस सेशन। आज स्टार्ट कर रहे हैं हम वही साइकोलॉजी के क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं जो कि एग्जाम हुआ था फेब 2018 में। पेपर 2 की साइकोलॉजी हम डिस्कस करेंगे। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज अकॉर्डिंग टू ले वाइगोस्टी, children learn language through a language acquisition drive. Interaction with adults and peers don't influence language development. Language development changes the nature of human thought. Culture plays a very small role in language development. देखिए जो वाइगोस्टे थे और एक जो हमारे पास पियाजे थे, जीन पियाजे, इन दोनों ने क्या किया था, लैंग्वेज के ऊपर काम किया था। ठीक है। और इन दोनों के अपने अपने व्यूज थे। तो इन्होंने एक्चुअली जो लैंग्वेज और थॉट को आपस में जोड़ा था। लैंग्वेज एंड थॉट प्रोसेस जो होता है उनको आपस में रिलेट करने की कोशिश की थी। अकॉर्डिंग टू एज पर जीन पियाजे वो कह रहा था कि थॉट का लैंग्वेज से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है ना, अगर ये लैंग्वेज है और वो कह रहे थे ये थॉट्स है तो उनका दोनों में आपस में कोई रिलेशन नहीं है। जबकि जो वैगोस्ते थे उन्होंने ये बोला था कि जो लैंग्वेज एंड थॉट है वो पहले अलग अलग होते हैं, फिर उसके बाद क्या है थॉट्स थोड़ा थोड़ा स्टार्ट होते हैं आने में, और वो मतलब तभी बच्चा पहले थॉट्स आते हैं देन लैंग्वेज स्टार्ट होती है। स्लोली स्लोली जब बच्चा बड़ा होता है तो लैंग्वेज एंड थॉट दोनों सेम ही चीज हो जाती है। ठीक है ना, वो साथ साथ में चलते हैं, साथ साथ में थॉट्स एंड साथ में लैंग्वेज। ठीक है ना। तो ये इनका वाइगोस्टे का था और जीन पियाजे का था कि इसका कोई भी लेना देना नहीं है। और वाइगोस्टे ने एक चीज और बोली थी कि जैसे कि हमारे पास लैंग्वेज के साथ बच्चा बोलता है उसमें क्या होता है, उसका बिहेवियर में भी चेंजेस आती है लैंग्वेज डेवलपमेंट के साथ साथ। ठीक है ना, जैसे जैसे बच्चा बोलता है वैसे मतलब बिहेव करता है वो वैसे ही बोलता है। ठीक है ना, तो कहीं ना कहीं लैंग्वेज के साथ उसका बिहेवियर में भी मतलब उसमें चेंजेस आती है। तो ये वाइगोस्टर का व्यू था, जीन पियाजे का एक बिल्कुल अलग से एक व्यू था लैंग्वेज एंड थॉट्स को लेकर। लेकिन कहीं ना कहीं ये समझा गया कि जो वाइगोस्टे हैं उनकी थ्योरी कहीं ना कहीं काफी ज्यादा हद तक ठीक है, ऑल्दो जीन पियाजे की थ्योरी को इतना सही नहीं माना गया था। तो यहाँ पे हमें वाइगोस्टे का ही पूछा गया है कि उनका क्या था लैंग्वेज को लेके। ठीक है ना, तो उन्होंने यही बोला था कि उसमें एक बिहेवियर में इन्फ्लुएंस वगैरह होता है। तो यहाँ पे देखिए ये जो थर्ड ऑप्शन है तो यही जाएगा, लैंग्वेज डेवलपमेंट चेंजेस द नेचर ऑफ ह्यूमन थॉट। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ठीक है ना, ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। तो यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं बोला गया कि लैंग्वेज थ्रू लैंग्वेज एक्विजिशन ड्राइव होती है या फिर अडल्ट एंड पीयर्स इन्फ्लुएंस नहीं करते लैंग्वेज डेवलपमेंट को लेकर। देखो ये ऐसा कुछ नहीं था। कल्चर प्ले अ वेरी स्मॉल रोल। कल्चर की तो इन्होंने बहुत ज्यादा बात की थी, हमें पता है वाइगोस्टे ने यही बोला था कि सोशल इंटरेक्शन का एक बहुत बड़ा रोल होता है ना। बट हाँ लैंग्वेज में नहीं बोला था, उन्होंने ये बोला था कोग्निटिव डेवलपमेंट में ये चीज बोली थी। ठीक है, बट लैंग्वेज में उन्होंने ये बोला था कि जो ह्यूमन का नेचर है वो ह्यूमन थॉट जो है वो चेंजेस करते हैं नेचर या बिहेवियर आप कह सकते हो। ठीक है ना, सो ऑप्शन थर्ड वन इज द राइट आंसर। Question number 2, according to Right to Education Act 2009, children with special needs should study. Then जो children with special needs हैं उनको कहाँ पे स्टडी करना चाहिए? द वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर्स बिल्कुल भी नहीं, उनके लिए अलग से नहीं होगा। एट होम भी नहीं कह सकते, इन स्पेशल स्कूल भी नहीं कह सकते। यहाँ पे जो वर्ड आ जाता है इंक्लूसिव एजुकेशन, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि उनको साथ में ही लेके पढ़ना होगा बाकी बच्चों के साथ। ठीक है ना, उनके कुछ अलग सेटअप करने की जरूरत नहीं है, जो नॉर्मल स्टूडेंट्स हैं उनके साथ ही वो एजुकेशन लेंगे। ठीक है ना, सो ऑप्शन 4 विल बी द राइट आंसर। इजी था ये क्वेश्चन। Question number third, an effective teacher in the classroom where students come from diverse background would। एक टीचर है, अफेक्टिव टीचर क्लासरूम में उसके लिए क्या है, जब कोई स्टूडेंट्स एक डाइवर्स बैकग्राउंड से होते हैं कि क्लास में, तो क्या कहते हैं कि क्रिएट कर देनी चाहिए उनके ग्रुप्स जो कि सेम इकोनॉमिक बैकग्राउंड से हो। बिल्कुल भी नहीं, इकोनॉमिक बैकग्राउंड का तो वैसे भी कोई लेना देना नहीं है स्कूल में। पुश स्टूडेंट्स फ्रॉम डिप्राइव बैकग्राउंड टू वर्क हार्ड ऐसा नहीं है। फोकस ऑन देयर कल्चर नॉलेज टू एड्रेस द इंडिविजुअल डिफरेंस अमंग द ग्रुप। बिल्कुल, उनके एक कल्चर की नॉलेज होनी चाहिए जहां पे आप उनके जो भी इंडिविजुअल डिफरेंसेस हैं आप उसको एड्रेस कर पाए। ठीक है ना, तो यही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, एक अफेक्टिव टीचर इसी के ऊपर काम करेगा। ठीक है, सो ऑप्शन थर्ड विल बी द राइट आंसर। इग्नोर द कल्चर नॉलेज, बिल्कुल भी इग्नोर नहीं कर सकते आप। कल्चर नॉलेज से ही आप क्या है इंडिविजुअल डिफरेंस का आपको पता लगेगा। ठीक है, सो ऑप्शन थर्ड वन इज द राइट आंसर।
Question number 4. According to Piaget's cognitive development, a cohesive, repeatable action sequence possessing component actions that are tightly interconnected and governed by a core meaning is referred as which of the following? तो यहाँ पे क्या है, पियाजे जी ने एक डेफिनेशन दी हुई है, एक कोहेसिव repeatable action sequence component actions that are tightly interconnected and governed by a core meaning is referred to which of the following. Basically एक वर्ड को लेके इन्होंने डेफिनेशन दी थी, ये है स्कीमा की डेफिनेशन। आपने जब हमने लास्ट पेपर सॉल्व किया था, तो अपने वहां पे मैंने आपको यही करवाया था कि जब एक एक चाइल्ड होता है, वो सबसे पहले उसके माइंड में स्कीमा आता है, उसके बाद क्या होता है, असिमिलेशन आता है। ठीक है, असिमिलेशन होता है जब वो एक थॉट अपना बना लेता है, ठीक है ना, जैसे उसने काव देखा, जब उसने स्काई में क्या देखा, एक एक स्पैरो देखी कि वो उड़ रही है ना, तो उसको ऐसा लगा कि जो भी स्काई में उड़ता है तो उसको स्पैरो बोला जाता है, ठीक है ना। तो कभी उसने लेटर ऑन स्टेज पे क्या देखा, उसने एरोप्लेन देखा, ठीक है ना। तो उसके बाद क्या हुआ, असिमिलेशन आई, देन उसमें एक 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 इक्विलिब्रियम की पोजीशन आई, ठीक है ना, एक इक्विलिब्रियम बन गया उसके माइंड में कि हाँ जी, कुछ भी स्काई में उड़ रहा है तो उसको स्पैरो बोलेंगे। फिर क्या हुआ, एक न्यू सिचुएशन आती है, ठीक है ना, न्यू सिचुएशन, मान लो कि उस दिन एरोप्लेन आया स्काई में, ठीक है ना, तो उसने क्या कहा कि ये भी एक स्पैरो है, ठीक है ना। तब क्या हुआ, उसके किसी भी एक बड़े अडल्ट की तरफ से उसको बोला गया कि नहीं, ये कोई स्पैरो नहीं है, ये तो एक एरोप्लेन है। ठीक है, तो उसमें क्या हुआ, एक डिसइक्विलिब्रियम आया तब उसके हिसाब, ठीक है ना। तो उसको डिसइक्विलिब्रियम बोलेंगे। देन उसने क्या कि एक न्यू इन्फॉर्मेशन की है कि नहीं, अच्छा इसको हम एरोप्लेन बोलते हैं, तो वो उसको हम बोलेंगे अकोमोडेशन, ठीक है ना। तो वो एक अकोमोडेशन होगी, ठीक है। तो यहाँ से स्टार्ट होता है वो स्कीमा से, और स्कीमा की एक प्रॉपर उन्होंने डेफिनेशन दी थी पियाजे जी ने कि कोहेसिव रिपीटेबल एक्शन, तो ये रिपीटेबल एक्शन है बेसिकली। तो ऐसे ये चलता रहता है, ठीक है ना, मतलब न्यू न्यू इन्फॉर्मेशन में देखो, जो न्यू इन्फॉर्मेशन होती है, कोई भी हम अपने माइंड में कोई भी एक न्यू इन्फॉर्मेशन आती है ना, तो उसको बोलते हैं हम असिमिलेशन। लेकिन जब फिर कोई न्यू सिचुएशन आती है, ठीक है ना, तो हम जो हमारे ओल्ड इन्फॉर्मेशन को ही हम मॉडिफाई करते हैं, है ना। जब हमारे अंदर को जो ओल्ड ओल्ड इन्फॉर्मेशन होती है उसी को हम मॉडिफाई करते हैं, तो उसको हम बोलते हैं अकोमोडेशन। अब तो ये एक रिपीटेबल एक्शन है, आपस में इंटरकनेक्टेड है, ठीक है ना। तो ये सारे इस चीज को क्या बोला गया था, एक स्कीमा बोला गया था बाय जीन पियाजे, ठीक है ना। तो ऑप्शन वन विल बी द राइट आंसर, आई थिंक देयर विल बी नो कंफ्यूजन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, कन्वेंशन मोरालिटी इज अ स्टेट विच कम्स ऑफ द फॉलोइंग थ्योरी। हमने पता है ये जो मोरालिटी की थ्योरी थी वो किसके द्वारा दी गई थी, बाय द कोलबर्ग द्वारा दी गई थी। इन्होंने 3 स्टेजेस दी थी मोरालिटी पे, ठीक है ना। सॉरी, 3 हमारे पास स्टेजेस उसकी 6 थी, ठीक है। लेकिन जो मेन इसके थे, इसमें इसमें पहले आता था प्री कन्वेंशनल स्टे आती थी, देन हमारे पास कन्वेंशनल आती थी डेवलपमेंट, कन्वेंशनल थी, देन हमारे पास क्या थी, पोस्ट कन्वेंशनल। तो ये हमारे पास क्या थी, मोरल डेवलपमेंट थ्योरी थी। सो ऑप्शन बी हमारे पास राइट आंसर आएगा। लेकिन एक बार थोड़ा सा हम देख लें कि कोलबर्ग की जो मोरल रीजन थी, इसके 3 लेवल थे, है ना। पहले तो प्री कन्वेंशनल मोरालिटी थी, प्री प्री कन्वेंशनल मोरालिटी जब आप एक बहुत छोटे होते हैं ना, तो उसमें क्या होता है कि मतलब कि यहाँ पे प्राइमरी लेवल पे क्या होता है कि जो ओबीडियंस और पनिशमेंट ओरिएंटेशन होता है कि इसमें अब बता आपको अपने पनिशमेंट से बचने के लिए, ठीक है ना, या फिर आपको जो मतलब जस्ट एन ओबीडियंस फॉलो करने के लिए आप क्या करते हो कि इस प्री कन्वेंशन मोरालिटी को जो आप पे जो आपको बोला जाता है वही करते हो, है ना। जैसे आप आपके बड़े या आपके टीचर्स वगैरह बच्चों के टीचर्स बोलते हैं या उनके पेरेंट्स बोलते हैं, वो वैसे ही करते हैं टू अवॉइड एनी पनिशमेंट, और या फिर मतलब जो भी उनको लगता है कि यही ठीक है जो उन्होंने बोल दिया। तो ये मोरालिटी की चीज आती है, या फिर रिवार्ड ओरिएंटेशन आ जाता है कि जब हम उसको बोलते हैं कि अच्छा आप ये करोगे तो ऐसा करोगे तो आपको और चॉकलेट मिलेगी या कुछ भी, मतलब ऐसा रिवार्ड उनको लगता है कि वो करेंगे, तो इस तरह की मोरालिटी उनमें आती है। बेसिकली ये जो कोलबर्ग था, ये थी एक स्टोरी पे था कि जो उन्होंने हाइंज करके एक पर्सन था, तो उसमें एक एक 70 कुछ बच्चों को उन्होंने कलेक्ट किए थे। उन्होंने एक हाइंज की स्टोरी सुनाई थी कि एक पर्सन था हाइंज करके, और उसकी
मतलब कि उसके पास मनी नहीं थी अपनी वाइफ के मेडिसिन वगैरह के लिए, तो वो कहीं जाता है केमिस्ट के पास, तो कहता है मेडिसिन वगैरह के लिए, तो वो कहता है कि नहीं, ये इतनी ही कॉस्ट पड़ेगी आपको मेडिसिन की। तो मतलब उसने वो क्या करता है, वो उसको मेडिसिन को चोरी करके अपनी वाइफ को देता है और उसकी वाइफ ठीक हो जाती है। तो वहां पे एक डायलेमा दिया जाता है, डायलेमा मतलब एक दुविधा दी जाती है, बच्चों के सामने रखी जाता है ये केस स्टडी, कि बताइए कि ये उसने ठीक किया या नहीं किया, मतलब उसको चोरी करनी चाहिए थी या नहीं करनी चाहिए थी, या फिर उसको अपनी वाइफ को ऐसा छोड़ देना चाहिए था, उसकी लाइफ ट्रबल में थी उसकी वाइफ की। तो वहां पे एक डिलेमा क्रिएट हो जाता है, एक दुविधा क्रिएट हो जाती है। तो कोई हर कोई अपने रीजनिंग देता है कि नहीं, उसको चोरी करनी चाहिए थी, कोई कहता नहीं करनी चाहिए थी। तो यहाँ पे एक एक मतलब कहीं ना कहीं ये जो मोरालिटी है, मतलब उसको मतलब कि एक डिलेमा को सॉल्व किया जाता है, तो कहीं ना कहीं एक रीजनिंग लगती है ना। तो ये एक रीजनिंग है कि वो रियली में क्या सही था। तो वो रीजनिंग क्या कहते हैं, वो स्टेजेस के साथ चलती है, ठीक है ना। अब छोटे बच्चों को दोगे तो वो कुछ और रीजनिंग देगा कि नहीं, ये ऐसे ही करना चाहिए था। तो अडल्ट को दोगे तो वो कुछ और कहेगा, है ना। तो उन्होंने एक स्टेजेस में डिवाइड कर दिया, मतलब कि इस चीज में। तो ये कहते हैं कि जब छोटे एक प्राइमरी लेवल का होता है, तो उसके लिए ओबिडियंस एंड पनिशमेंट ओरिएंटेशन होती है या रिवार्ड ओरिएंटेशन होती है। वो सिर्फ रिवार्ड के लिए जो उसको लगता है कि हम ऐसे करेंगे, ठीक है ना। उसके बाद आ जाता है हमारे पास लेवल 2। लेवल 2 में कन्वेंशनल मोरालिटी आती है। इसमें गुड बॉय मोरालिटी, मतलब कि जो आपको लगता है कि सोसाइटी में है ना, जो भी किया जाता है कि हम उनके लिए अच्छा बन रहा है, जो सोसाइटी ने थोप दिया, मतलब जो रूल्स एंड रेगुलेशन हमारे आसपास बने हुए हैं, हम उसी को फॉलो करते हैं, ठीक है ना। अथॉरिटी एंड सोशल ऑर्डर मेंटेनेंस, ठीक है ना। वही अथॉरिटी एंड सोशल ऑर्डर मेंटेनेंस मेंटेन वही है कि एक्चुअली गुड बॉय मोरालिटी में ये आ जाता है कि आप आपको जो लगता है ग्रुप में हो या कुछ है, मतलब जो आप कर रहे हो को देख दिखाने के लिए कि हाँ मैं बहुत अच्छा कर रहा हूँ, या फिर ऐसे, है ना। अथॉरिटी एंड सोशल ऑर्डर मेंटेन मोरालिटी में ये आता है कि जो सोशली आपके जो सोसाइटी द्वारा जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो किए जाते हैं, आपको लगता है कि बस हाँ वो रूल्स बने हुए हैं और उसी को फॉलो करना है। देन हमारे पास आ जाता है पोस्ट कन्वेंशन मोरालिटी। पोस्ट कन्वेंशन मोरालिटी में ये हो जाता है कि जब आपके लिए एक इंडिविजुअल राइट्स और डेमोक्रेसी के लिए ये एक्सेप्ट किया हो, कि मीन्स आपको लगता है कि ठीक है ये रूल्स एंड रेगुलेशन बने हैं, बट कहीं ना कहीं ये वर्कआउट नहीं कर रहे हैं, या कहीं ना कहीं ये यहाँ पे सही नहीं बैठते, तो इनको चेंज कर देना चाहिए, ठीक है ना। जहाँ पे आपको लगता है कि ठीक है रूल्स एंड रेगुलेशन कहीं ना कहीं हमारे अच्छे के लिए बनाए गए हैं, लेकिन ये कहीं ना कहीं हमें फायदा नहीं दे रहे, तो इन रूल्स एंड रेगुलेशन को चेंज कर किया जा सकता है। उसके बाद किया जाता है मोरालिटी ऑफ इंडिविजुअल प्रिंसिपल एंड कंसाइंस। बेसिकली क्या है, ये एक थोड़े यूनिवर्सल लेवल पे ही हो जाते हैं। सेम चीज है, यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल के बेसिस पे हैं ये, ठीक है ना। वो यही कह रहे हैं कि अगर लॉज जो कि बियॉन्ड वायलेट कर रहे हैं प्रिंसिपल्स को, आपके बेसिक प्रिंसिपल्स को, तो उनको नहीं फॉलो किया जाना चाहिए, उसको डिसओबे करना चाहिए। तो जरूरी नहीं है ये चीजें जो क्रिएट कर दी गई हैं तो आप उसी में जाएं। कहीं ना कहीं अगर चेंजेस की रिक्वायरमेंट है तो इट शुड बी चेंज, ठीक है ना। तो ये 3 हमारे पास लेवल दिए थे, 6 स्टेजेस दी गई थी बाय द कॉलबर्ग। तो यही मुझसे इसी बेस पे क्वेश्चन पूछा गया था कि कन्वेंशन मोरालिटी स्टेज जो है वो कौन सी थ्योरी से आई है, वो मॉरल डेवलपमेंट थ्योरी से आई है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आ गया क्वेश्चन नंबर 6। विच थ्योरी इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल दैट लर्नर कंस्ट्रक्ट न्यू आइडियाज एंड कंसेप्ट बेस्ड ऑन द एग्जिस्टिंग नॉलेज। तो कहीं ना कहीं ये न्यू आइडियाज की बात कर रहे हैं, कंसेप्ट की बात कर रहे हैं। तो ये तो हमें पता ही है कि जहाँ पे ऐसी कुछ बात होती है तो वो हमारे पास होती है कोग्निटिव कंस्ट्रक्टिविज्म, ठीक है ना। और ये कोग्निटिव कंस्ट्रक्टिविज्म किसने दी थी, हमें पता है जीन पियाजे ने दी थी। तो उन्होंने कहा था कि जो इसका पर्पस है कि कि उन्होंने ये कहा था कि वो जो लर्नर्स है वो अपनी नॉलेज खुद बनाते हैं, ठीक है ना। जो कॉग्निटिव कंस्ट्रक्टिविज्म हमने कहा था कि वो अपनी नॉलेज खुद बनाते हैं, ठीक है ना। कि जैसे जैसे वो परफॉर्म करते जाते हैं, या फिर उनको एक्सपीरियंस मिलता जाता है, उनकी नॉलेज कंस्ट्रक्ट होती जाती है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि मतलब यही चीज था मेनली, उन्होंने यही बोला था कि ये दैट ऑल डिपेंड्स ऑन द बेस ऑन द न्यू न्यू एक्सपीरियंसेस, ठीक है ना। तो ये कोग्निटिव कंस्ट्रक्टिविज्म था, गिवन बाय द जीन पियाजे। क्वेश्चन नंबर 7। विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक बाय द ऑफ द सेल्फ अवेयरनेस इन द मॉडल ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस। तो यहाँ पे इमोशनल इंटेलिजेंस की बात हुई हुई है। तो हमें पता है इमोशनल इंटेलिजेंस क्या होता है, या फिर सेल्फ अवेयरनेस की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। नो हाउ टू कंट्रोल इम्पल्सिस, know how your own emotional strategies,
ठीक है ना, यहाँ पे किसी की बात नहीं की कि सेल्फ की है या अदर्स की है, लेकिन यहाँ पे सेल्फ अवेयरनेस दिया हुआ है, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं ये आ जाता है कि अपने इमोशनल स्ट्रेटजीज या वीकनेस को जानना, यही चीज होती है सेल्फ अवेयरनेस, या आप इमोशनल इंटेलिजेंस का मॉडल में आप ये समझ सकते हो। सो ऑप्शन 2 ही राइट दिख रहा है यहाँ पे। एबल टू सेट स्मॉल स्टेप टू अचीव लार्ज गोल की बात बिल्कुल भी नहीं होगी इमोशनल इंटेलिजेंस में। एबल टू गेट अलोंग विद अदर्स, अदर्स की भी बात नहीं हो रही, यहाँ पे सेल्फ अवेयरनेस है। सो ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर। Question number 8. Who gave the concept of extroversion and introversion of the trait theory of personality? देखो एक्सट्रोवर्जन होता है कि जो बहुत आउटस्पोकन हो, है ना, बहुत ज्यादा बोलता हो। इंट्रोवर्सन होता है जो मतलब ना बोले, है ना, मतलब अपना 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 ही रहता है, वो ज्यादा नहीं बोलता, उसको इंट्रोवर्ट्स बोलते हैं। और दूसरा जो बहुत ज्यादा आउटस्पोकन हो वो दैट इज एक्सट्रोवर्ट्स। तो ये ट्रेट थ्योरी दी गई थी बाय ऑफ द पर्सनैलिटी। और पर्सनैलिटी की हमें पता ही है, ये किसने किया था काम, कार्ल जंग ने किया था। इसने पर्सनैलिटी की काफी टाइप्स दी थी कार्ल जंग ने, ठीक है ना। तो इसका ऑप्शन 1 आ जाएगा। बाकी भी हम देख लेते हैं। बाकी बीएफ स्किनर ने, हमें आपको पता है जो स्किनर की थ्योरी थी ऑपरेंट कंडीशनिंग के ऊपर थी। और एल्बर्ट बैंड्रा ने, हमें पता है कि सोशल लर्निंग के ऊपर काफी अच्छा काम किया था। एंड क्रो ने भी कहीं ना कहीं वो एक लर्निंग थ्योरी दी थी, ठीक है ना। तो जो पर्सनैलिटी का है, तो इसमें कोई कंफ्यूजन ही नहीं है, ऑप्शंस बहुत ही आई थिंक अलग अलग से सारे जितने भी दिए काम किए हैं। तो इसमें सिर्फ कार्ल जंग ही है जिन्होंने पर्सनैलिटी के ऊपर काम किया था। तो सो ऑप्शन 1 आप इजिली से टिक कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। सो ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग रेफर टू द जेंडर डिवीजन? जेंडर डिवीजन क्या है? द हायरार्किकल अनइक्वल रोल्स असाइन्ड टू बॉय एंड गर्ल बाय सोसाइटी। बायोलॉजिकल डिफरेंसेस बिटवीन बॉय, बायोलॉजिकल डिफरेंसेस का कोई मतलब नहीं यहाँ पे। द रेशो ऑफ मेल चाइल्ड, एंड रेशो की बात भी नहीं हो रही कितने मेल चाइल्ड और फीमेल चाइल्ड है। द डिवीजन बिटवीन द मेल स्टूडेंट फेम, डिवीजन भी बात नहीं हो रही। दैट इज अ जेंडर डिवीजन। जेंडर डिवीजन मीन्स आपने कुछ अलग अलग से रूल्स, सॉरी उनके रोल्स असाइन कर दिए हैं बॉयज एंड गर्ल्स के, सोसाइटी द्वारा ये असाइन हो चुके हैं। सो यहाँ पे आ जाएगा आपका ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10, रिकॉल टाइप एंड रिकॉग्निशन टाइप टेस्ट कौन से होते हैं? देखो रिकॉल टाइप होता है एकदम से आपको मतलब एक वर्ड देख के आपने एकदम से कुछ रिकॉल कर लिया, है ना। रिकॉग्निशन होता है कि आपको कुछ 3-4 ऑप्शन दे दिया, उसमें हमने रिकॉग्नाइज कर लिया कि कौन सी ऑप्शन करेक्ट है। तो ये होते हैं हमारे पास ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट, ठीक है। सो ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ ICIDH? ठीक है ना, ICIDH। तो देखो यहाँ पे आपके पास क्या बनता है। यहाँ पे कहीं ना कहीं सब कुछ सेम है, इंडियन क्लासिफिकेशन ऑफ इम्पेयरमेंट डिसेबिलिटीज एंड हैंडीकैप्स। तो यहाँ पे डिफरेंस सिर्फ यहाँ पे एक तो इंडियन और इंटरनेशनल का डिफरेंस दिया हुआ है, एक यहाँ पे ऑफ का डिफरेंस दिया हुआ है और फॉर का डिफरेंस दिया हुआ है। तो कहीं ना कहीं अगर क्लासिफिकेशन ऑफ ही होता है, कभी फार नहीं होता, ठीक है ना। तो यहाँ से आप फार वाली ऑप्शन तो डायरेक्टली कट कर सकते हो। सो ऑप्शन 2 एंड 3 तो कट गई। अब बात रहेगी कि ये इंडियन है या फिर इंटरनेशनल है। तो कहीं भी ऐसी ऑप्शंस होती है ना, तो मोस्टली ये इंटरनेशनल ही होता है, इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ इम्पेयरमेंट डिसेबिलिटीज एंड हैंडीकैप्स। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपके पास, ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। बेसिकली ये है क्या था, ये एक सिर्फ एक मैनुअल था जो कि इशू किया गया था बाय द WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा इशू किया गया था इन 1980, जो कि रिवाइज हुआ था इन 1993, ठीक है ना। तो बस इस माइंड में रख लेना, दैट इज एन इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ इम्पेयरमेंट डिसेबिलिटीज एंड हैंडीकैप्स। क्वेश्चन नंबर 12, द कंसेप्ट ऑफ आइडेंटिटी वर्सेस रोल कंफ्यूजन हैपेंस इन, ये बहुत अच्छे से हमने किया था, जो कि थ्योरी दी गई थी बाय द एरिक एरिक्सन द्वारा दी गई थी। और इसमें इन्होंने 8 स्टेजेस दी थी एरिक एरिक्सन ने, ठीक है। तो उसमें हमने पढ़ा था कि जो आइडेंटिटी वर्सेस रोल कंफ्यूजन होता है वो अडोलसेंस एज में होता है ना, जहाँ पे वो आइडेंटिफाई कर लेते हैं, जहाँ उनके जो उनको लगता है कि हमें ये करना है लाइफ में, तो वो अचीव कर लेते हैं, उसको ऊपर वर्कआउट कर लेते हैं। अदरवाइज वो नहीं कर पाते इस स्टेज में, तो उनको पूरी लाइफ में क्या होता है, रोल कंफ्यूजन होता रहता है कि हमें करना क्या है लाइफ में, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर। Okay, so next question, question number 13. The right sequence of major stages of cognitive growth proposed by Jerome Bruner. ये पहले भी क्वेश्चन आया हुआ, आई थिंक इट वाज इन 2014 में आया था ये, जो 2014 में एग्जाम हुआ था। तो ये हम पहले भी कर चुके हैं, इसको हमने पढ़ा था कि सबसे पहले तो इनएक्टिव स्टेज आती है, बाद में जो कि इनएक्टिव स्टेज होती है जहाँ पे बच्चा एक्टिविटी के थ्रू अंडरस्टैंड करता है ना, अपने एक्शंस के थ्रू। आइकॉनिक था जहाँ पे वो बुक्स में मतलब पिक्चर्स वगैरह से लर्न करता है, ठीक है ना। तो ये
पिक्चर्स वगैरह से आ गया, सिंबॉलिक आ जाता है जहाँ पे उसका लैंग्वेज डेवलपमेंट हो जाता है, ठीक है ना। आइकॉनिक जैसे कि आप डॉग बोलोगे बच्चों के तो उसके माइंड में एक डॉग की पिक्चर बन जाती है, लेकिन सिंबॉलिक इसमें आ गया कि जब वो लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करना चाहता है तो आप डॉग बोलोगे तो उसके सामने डीओजी आ जाएगा। तो ये हमने तीनों स्टेजेस देखी थी, तो इसके जो करेक्ट है तो वो पहले इनएक्टिव है, देन आइकॉनिक आता है, देन सिंबॉलिक आता है। सो यहाँ पे मेरे पास क्या आ जाएगा, ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। ये रिपीटेड क्वेश्चन है, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 14, हु सेड इफ अ चाइल्ड विल नॉट लर्न बिफोर ही इज कैपेबल टू लर्न, देन व्हाई बॉदर, एंड इफ अ चाइल्ड इज विल लर्न ऑटोमेटिकली आफ्टर ही हैज अ कैपेबिलिटी टू लर्न, देन व्हाई बॉदर। तो वो कहते हैं कि अगर बच्चा इतना कैपेबल नहीं हुआ कि अभी तक लर्न नहीं कर पाएगा तो आप बॉदर क्यों कर रहे हो। जब वो इसके कैपेबल हो जाएगा किसी चीज को लर्न के लिए तो वो अपने आप सीख जाएगा, इसमें बॉदर आप नहीं करना चाहिए ना, क्यों बॉदर कर रहे हो। तो ये स्टेटमेंट किसने दी थी, ये आप थोड़ा सा माइंड में रखना कि द स्टेटमेंट वाज गिवन बाय द जेरोम ब्रूनर, ठीक है ना, जेरोम ब्रूनर ने जी थी ये। ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15, which of the following theories identify your stages of child's intellectual development? Sensory motor, pre-operation, concrete operation and formal operation। ये चारों स्टेजेस किसने दी थी। तो हमें पता है जो सेंसरी मोटर थी, प्री ऑपरेशन, कंक्रीट ऑपरेशन एंड फॉर्मल ऑपरेशन, ये सारे की सारी किसने दी थी, जीन पियाजे ने। बहुत इजी क्वेश्चन थी ये वाला। सो क्वेश्चन नंबर 3 इज द राइट आंसर। Question number 16, you have mixed a class of boys and girls, which method you will adopt to improve cooperation between them? बॉयज एंड गर्ल्स की क्लास है तो उनमें कोऑपरेशन आपस में बढ़े तो आप क्या करोगे, पेरेंट्स के साथ इक्वालिटी डिस्कस करोगे, बिल्कुल भी नहीं। मेकिंग बॉयज एंड गर्ल्स शेयर अ बेंच, बेंच शेयर करने से कोऑपरेशन नहीं बढ़ेगी। सेटिंग टास्क विच हैव टू बी डन टुगेदर, यस, आप कोई ना कोई टास्क उनको दोगे जो साथ में करेंगे ताकि उनका जो कोऑपरेशन है वो बढ़े, ठीक है ना। टॉकिंग अबाउट इक्वालिटी इन द लेसन में सिर्फ इक्वालिटी पढ़ने से उनमें कोऑपरेशन नहीं बढ़ेगा, आपको कोई ना कोई प्रैक्टिकली टास्क देना पड़ेगा, जब वो साथ में काम करेंगे तो उनमें कोऑपरेशन इंप्रूव होगा उनमें आपस में, ठीक है ना। सो ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 17, which makes an adolescent revolt against authority? adolescent अथॉरिटी के अगेंस्ट रिवोल्ट क्यों करते हैं? He thinks that he is a mature enough, he wants for recognition and independence of thoughts and action, he thinks he is intelligent enough, he believes that he does not need any advice। basically adolescence एज में क्या होता है, उनको एक recognition चाहिए होती है, जहाँ उनको अपनी इंडिपेंडेंस चाहिए होती है, अपने थॉट्स की और एक्शन की। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास, ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर, ठीक है ना। his want for recognition and independence of thoughts and action, so option 2 is the right answer। Question number 18, education does not bring about social change, rather than social change results in an educational change, whose view was this? बहुत ही अच्छा स्टेटमेंट था ये। इन्होंने क्या कहा था, ये बेसिकली दिया गया है बाय द इमाइल डर्किम द्वारा, ठीक है ना। सो ऑप्शन 2 आएगा इसमें राइट आंसर। इन्होंने क्या कहा था, ये कह रहे थे, कहते कि ये मत कहो कि पहले हम एजुकेशन देंगे तब सोसाइटी जाके चेंज होगी। एजुकेशन देने के बाद आप सोसाइटी को चेंज मत करो, पहले सोसाइटी चेंज होनी चाहिए, तब आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि एक एजुकेशन में चेंज आएगा। बेसिकली ये कहना चाहते थे कि आज हमें एक, ठीक है ना, हमारे हमारे टीचर्स अच्छे नहीं है, ठीक है ना, जहाँ सोसाइटी में इतना मतलब वो एजुकेशन की तरफ ध्यान नहीं दे रहे, ठीक है ना, जहाँ फिर सोसाइटी में इतनी ज्यादा प्रॉब्लम्स है ना, भी आप पहले सोसाइटी को इम्प्रूव करो। मतलब कोई मतलब कि कोई इंटरेस्ट नहीं लेता, मतलब कि अपने अपने वर्क के ऊपर, जो है ना, टीचर इंटरेस्ट से पढ़ा नहीं रहे हैं स्कूल्स में। तो कहते हैं कि पहले तो आप सोसाइटी को इम्प्रूव करो, उनका माइंड सेट चेंज करो, तभी के तभी आपके एजुकेशन में चेंजेस आएंगी। ये नहीं है कि पहले आप कह रहे हो कि एजुकेशन सबको दो देन सोसाइटी चेंज होगी। सबसे पहले जरूरत है सोसाइटी को चेंज करने की, अगर आप एक एजुकेशन में चेंज लेके आना चाहते हो। तो बहुत ही आई थिंक अच्छा इन्होंने स्टेटमेंट दिया था बाय द इमाइल डर्किम। सो ऑप्शन 2 विल बी द राइट आंसर। सो ऑप्शन देन क्वेश्चन नंबर 19, ऑब्जर्वेशन लर्निंग कंसिस्ट ऑफ, ये भी हमने किया हुआ है ऑलरेडी। ऑब्जर्वेशन लर्निंग की हमने स्टेजेस की थी कि सबसे पहले अटेंशन आता है, देन हमारे पास रिटेंशन आता है। सबसे पहले तो बच्चे अटेंशन देंगे, किसी चीज को देखेंगे, ऑब्जर्व करेंगे, उसको इमिटेट करने की कोशिश करेंगे, देन वो रिटेन करेंगे कि उसको कि कितना उन्होंने रिटेन किया, कितना उनके मेमोरी में है, जो उनको याद रह रही है चीज। देन उनमें प्रोडक्शन प्रोसेस होगा कि वो उनको खुद प्रैक्टिकली कितना कर पा रहे हैं,
ठीक है ना। देन लास्ट स्टेप था हमारे पास मोटिवेशन की विलिंगनेस, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो फर्स्ट एंड थर्ड आना चाहिए, मीन्स यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन 2 राइट आंसर बनेगा। ठीक है, सो ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर। Question number 20. Suppose you get a Punjabi medium student who has learnt Hindi. He is given 5 sentences to be translated from Punjabi to Hindi. As an evaluator, which aspect you will try to evaluate in him? आपने क्या किया, एक पंजाबी स्टूडेंट है, उसमें हिंदी सीखी है, तो आपने 5 सेंटेंस दे दिए पंजाबी से हिंदी को ट्रांसलेट करने के लिए। तो कौन सा इसमें स्टेप आएगा? बेसिकली ये स्टेप हम आगे जाके करेंगे, ठीक है ना। ये ब्लूम्स टैक्सोनॉमी के स्टेजेस है कॉग्निटिव के, ठीक है ना। इसमें 6 स्टेप है बेसिकली, वो हम आगे वाली स्लाइड में करने वाले हैं जाके। तो इसमें क्या आएगा, वो एक एप्लीकेशन दे रहा है, यूज कर रहा है, उसका सिंथेसिस होता है, कुछ क्रिएट करना है ना। जैसे आपने कोई ना कोई न्यू क्वेश्चन क्रिएट कर लिया, जैसे हमारे बुक में दिए होते हैं हायर ऑर्डर थिंकिंग के क्वेश्चन, वो एक सिंथेसिस हो गया। या फिर कुछ भी और भी प्रैक्टिकली चीजें आप कह सकते हो कि सिंथेसिस कर रहे हैं, कुछ नॉलेज है या फिर ये अंडरस्टैंडिंग है। बेसिकली नॉलेज होता है कि आपने कुछ पढ़ लिया, ठीक है ना, बस ठीक है, एक इंफॉर्मेशन होगी नॉलेज तो, है ना। बट अंडरस्टैंडिंग हम कह सकते हैं कि इस चीज में एक अंडरस्टैंडिंग है। पहले आप क्या करोगे, पंजाबी में लिखोगे, उसको अंडरस्टैंड करोगे कि ये स्टेटमेंट क्या बोल देती है, देन आप उसको ही तभी के तभी उसको हिंदी में ट्रांसलेट कर पाओगे। सो यहाँ पे जो आएगा राइट आंसर, दैट विल बी ऑप्शन 4, इट इज एन कंसेप्ट ऑफ अंडरस्टैंडिंग, ठीक है ना। So option 4 is the right answer. Question number 21. The slogan "Learning without burden" was given by. तो ये हमने पहले वाली स्लाइड में भी कर चुके हैं। ये जो स्लोगन था, ये कहाँ से आया था? जो हमारे पास RTE 2009 थी, सॉरी, इट वाज इन, सॉरी, एनसीएफ में हमने किया था। एनसीएफ 2005 में किया था, ये जो बना था एनसीएफ 2005, ये था द बेसिस ऑफ लर्निंग विदाउट बर्डन था, ठीक है। और ये एनसीएफ 2005 के जो चेयरमैन थे, हमने पढ़ा था, देयर वाज अ प्रोफेसर यशपाल। और ये लर्निंग विदाउट बर्डन वाला कंसेप्ट भी उन्होंने ही दिया था, यशपाल कमेटी ने। सो ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। आपने जो पहले का, आई थिंक अगेन 2014 का पेपर है शायद, तो आपने उसमें देखना, हमने एनसीएफ 2005 बहुत अच्छे से वहां पे किया था, उसके मेन मेन पॉइंट्स हाईलाइट किए थे। तो यह हमारे पास क्या आएगा, यशपाल कमेटी आएगा, लर्निंग विदाउट बर्डन। क्वेश्चन नंबर 22, इन समेटिव एवेल्यूशन विच ऑफ द फॉलोइंग मोड इज यूज्ड? समेटिव एवेल्यूशन होता है हमारे पास एनुअल एग्जामिनेशन, जो एक फाइनल एग्जाम ले लिया जाता है, ठीक है ना, जो एंड पे किया जाता है, बिल्कुल ठीक है ना, उसको हम समेटिव एवेल्यूशन बोलते हैं। सो इसमें आ जाएगा आपके पास ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। Then question number 23, which of the following is most appropriate form of assessing the affective domain of the students? ये again ब्लूम टैक्सोनॉमी का पार्ट ही है, जो मैंने कहा था हम करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, ये ब्लूम टैक्सोनॉमी ने क्या कहा था, कहते कि जब एक डेवलपमेंट होती है ना, तो उसके 3 चीजें होती हैं मेन। तो ये वो होती हैं, सॉरी, जो लर्निंग होती है ना, बेसिकली वो मेन 3 चीजों में होती है। तो सबसे पहले होती है कॉग्निटिव लर्निंग, आपकी मेंटल स्किल्स देखी जाती है उसमें लर्निंग। देन अफेक्टिव, अफेक्टिव होती है आपके जो इमोशनल एरियाज है ना, एटीट्यूड हो गया, या मतलब इस तरह से उनके फीलिंग्स या इमोशंस को देखा जाता है, अफेक्टिव। साइकोमोटर हो गया आपकी जो फिजिकल स्किल्स है। वो कहते हैं कि सिर्फ कॉग्निटिव लर्निंग को मतलब कोई लर्निंग नहीं है, अगर सिर्फ अफेक्टिव की बात कर ले या साइकोमेट्रिक का, इंडिविजुअली में कोई बात नहीं, इन तीनों में ही लर्निंग होना बहुत जरूरी है, तीनों एस्पेक्ट में। ये ब्लूम टैक्सोनॉमी थी, कोग्निटिव में भी, अफेक्टिव में भी, साइकोमोटर में भी। कोग्निटिव होगी आपकी मेंटल स्किल, अफेक्टिव होगी आपकी फीलिंग्स या इमोशंस को लेके, साइकोमोटर होगी आपकी जो भी आपकी फिजिकल स्किल्स है उसको लेके, ठीक है ना। अब इनकी भी आगे आगे पार्ट्स हैं, इसके 6 हैं, कोग्निटिव के इसके 5 पार्ट्स हैं, इसके भी 6 पार्ट है साइकोमोटर के। बट ये इतने पूछे नहीं जाते, अफेक्टिव एंड साइकोमोटर की जो आगे के पार्ट्स है वो नहीं पूछे जाते, मेनली पूछे जाते हैं कोग्निटिव के। तो हम कोग्निटिव के देख लेते हैं, जो मेन इंपॉर्टेंट है, जो हमने कहा था हम करेंगे। वो कोग्निटिव, ये आते हैं कोग्निटिव के कोग्निटिव किया जाते हैं, ठीक है ना ये। और ये स्टार्ट होते हैं यहाँ नीचे से, यहाँ पे ये फर्स्ट है, दिस इज वन इज सेकंड, देन दिस वन इज अ थर्ड, दिस वन इज अ फोर्थ, आगे वाला मैं बताऊंगी आगे। तो सबसे पहले ये लो लेवल के हैं। इसमें क्या हो जाता है, इसमें सिर्फ एक नॉलेज चेक की जाती है, मतलब आपने कुछ पढ़ लिया है तो मीन्स ठीक है, आपने आपने एक बता दिया कि ये चीज लिखी हुई है, उसको हम बोलते हैं नॉलेज, ठीक है। कॉम्प्रिहेंशन हो जाती है जब आप उसको अंडरस्टैंड कर देते हो, जब उसको आप अपने व्यूज में लिख पाते हो, ठीक है ना। आप अपने माइंड से लिख पाते हो कि अच्छा, तब हम बोलते हैं कि ये एक अंडरस्टैंडिंग है, जब आप उसको एक्सप्रेस कर पाते हो,
अपने ही वर्ल्डिंग में, ठीक है ना? वो हो जाती है कॉम्प्रिहेंशन। थर्ड आ जाता है अपने पास एप्लीकेशन, जो आप डेली लाइफ में उसका यूज कर सको, जो आपने पढ़ा है, जो आपने इंफॉर्मेशन गेन की है, अगर आप उसको अपने रियल लाइफ में यूज कर पा रहे हो कहीं भी, दैट इज वी कॉल्ड एज एन एप्लीकेशन। देन द फोर्थ वन इज एनालिसिस, जब आप किसी चीज का एनालिसिस कर पा रहे हो, ठीक है ना? जैसे आपने आपने कोई भी एक चीज ली, उसको पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, है ना? मतलब जैसे मान लो कोई टॉय ले लिया, या उसको उसके उसको आपने पार्ट्स में डिवाइड कर दिया और एक एक पार्ट को आप एक्सप्लेन कर रहे हो, डेट वी कॉल्ड एज एनालिसिस। आप किसी चीज का एनालिसिस कर रहे हो, है ना? देन हमारे पास देखो आज जो ये दी हुई है ना, इसका नंबरिंग चेंज कर लेती है। इवेल्युएशन यहाँ पे आ चुका है, इवेल्युएशन 5 नंबर पे आ चुके हैं। नाउ सिंथेसिस जो है वो 6 नंबर दिया जाता है, ठीक है ना? इवेल्युएशन होता है कि जब आप किसी चीज को इवेल्युएट कर लेते हो, ठीक है ना? एक 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 जज का काम हो गया किसी चीज को इवेल्युएट करना कि क्या है, सही है, गलत है, कैसे। इवेल्युएशन मतलब ये एक और हाई लेवल का, एक इससे ज्यादा का आपका लेवल आ गया इवेल्युएशन का। द लास्ट वन इज सिंथेसिस। सिंथेसिस को बहुत ज्यादा क्रिटिकल माना गया है, मतलब क्योंकि ये क्रिएट करना है ना? अगर मैं आपसे बोलूं कि कोई क्वेश्चंस हमने अपनी तरफ से बनाने हैं, है ना? कोई एक हाई ऑर्डर लेवल का एक क्वेश्चन बनाइए आप अपनी तरफ से, सो दैट इज वी कॉल एन सिंथेसिस। दैट इज वो एक इजी टास्क नहीं होता, है ना? जब फिर आपने कोई न्यू चीज इन्वेंट करनी है, न्यू न्यू चीज, आप एक एक चीज क्रिएट कर रहे हो अपनी नॉलेज को यूज करके, ठीक है ना? दैट वी कॉल एज एन सिंथेसिस। दैट इज वेरी वेरी, मतलब कि बहुत अपर लेवल का, ये सबसे ज्यादा माना गया सिंथेसिस लेवल को, ठीक है? तो ये मेन थी ब्लूम टेक्सोनॉमी, जहाँ पे 3 डोमेन्स ही थी लर्निंग की, और कोग्निटिव की हमने यहाँ पे 6 स्टेजेस पढ़ी हैं यहाँ पे, ठीक है? देन हम पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 24। प्रणव सीज्ड एन ओवरलोडेड विद एनर्जी। आई थिंक इट्स अगेन रिपीटेड क्वेश्चन है, ये ऑलरेडी हम कर चुके हैं 2014 और आई थिंक 15 में हुआ था ना पेपर, 2015 का है शायद ये वाला क्वेश्चन, जो 2015 में एग्जाम हुआ था। तो यही सेम क्वेश्चन था। ही बाउंसेस हिज सीट एंड फ्रीक्वेंटली इंटरप्ट्स ऑर्डर others. It is difficult for him to focus and listen to his teacher. He is more likely to belong of which of the following categories? तो हमने पढ़ा था वहां पे सिर्फ ADHD दिया था, यहाँ पे फुल फॉर्म भी दी थी, वहां पे भी हमने पढ़ी थी इसकी फुल फॉर्म, डेट इज एन अटेंशन डेफिशिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। तो यहाँ पे आपका सीधा सीधा ऑप्शन 2 आ जाएगा राइट आंसर। देन क्वेश्चन नंबर 25, ZPD स्टैंड्स फॉर, ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं वाइगोस्टी जी ने दिया था, जो भी उन्होंने किया था कि कोग्निटिव डेवलपमेंट में एक सोशल इंटरेक्शन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना? कल्चर की काफी इंपॉर्टेंस है। तो वहां पे इन्होंने दिया था जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट दिए थे। सो ऑप्शन 2 आ जाएगा मेरे पास यहाँ पे राइट आंसर। ऑप्शन 2 इज द। तो यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान रखना, ये फार है या ऑफ है, ठीक है ना? यहाँ पे ऑफ आएगा, जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट। तो ये क्या था, आपको पता ही होगा। जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट, जैसे बच्चा का जो जो कैपेबिलिटी है इंडिपेंडेंटली कुछ लर्न करने की, जब वो एक असिस्टेंट ले लेता है एक अडल्ट की या बड़ों की, ठीक है ना? तो उसकी कैपेबिलिटी बढ़ जाती है, उसकी कैपेसिटी बढ़ जाती है कुछ ना कुछ अपने आप इंडिपेंडेंटली अचीव करने की। तो जो उसका पहले कैपेबिलिटी थी और जो असिस्टेंट के बाद वाली कैपेबिलिटी है बढ़ जाती है, तो वो जो बीच का है ठीक है ना, उसी को हम बोलते हैं जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। और जो असिस्टेंट दी जाती है बाय द अडल्ट, उसको हम बस स्कैफोल्डिंग बोल देते हैं। सो ऑप्शन 2 इसमें आ जाएगा राइट आंसर। देन क्वेश्चन नंबर 26, द थिंकिंग प्रोसेस इन्वॉल्व इन प्रोड्यूसिंग एन आइडिया और कंसेप्ट दैट इज न्यू, ओरिजिनल एंड यूजफुल इज टर्म्ड एज, ठीक है ना? जो थिंकिंग प्रोसेस, एक आइडिया दिया जाता है न्यू, ओरिजिनल ओरिजिनल हो, उसको हम क्रिएटिविटी बोलते हैं, बिल्कुल। न्यू एंड ओरिजिनल एंड यूजफुल को हम क्रिएटिविटी बोलते हैं। सो ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर। Then question number 27, sorry, according to NCF 2005, the role of teacher has been given as, NCF 2005 में रोल दिया गया है by the facilitator, so option 4 is the right answer. Question number 28, having a diverse classroom with various social children from economic and culture background enriches the learning experience of all students. देखो, अगर हमारे पास एक क्लासरूम है, डाइवर्स क्लासरूम है, उसमें वहां पे अलग अलग कल्चर बैकग्राउंड के बच्चे हैं या इकोनॉमिक बैकग्राउंड के बच्चे हैं, तो वो एक लर्निंग एक्सपीरियंस बढ़ाते हैं बच्चों का। तो ये एक स्टेटमेंट सही है या नहीं है? बिल्कुल, इसको हमें एक एज एन आई थिंक
एक रिसोर्स की तरह लेना चाहिए, ना कि एक बर्डन की तरह लेना चाहिए। अगर कोई डाइवर्स बैकग्राउंड है, उसको ऐसे रिसोर्स की तरह यूज कीजिए, क्योंकि एक डाइवर्स बैकग्राउंड में अलग अलग कल्चर के अगर बच्चे होंगे, वो एक दूसरे से बहुत सारी चीजें सीखेंगे, ठीक है ना। तो उसको इनकरेक्ट वाले स्टेटमेंट बिल्कुल काट दीजिए। अब यहाँ पे फर्स्ट एंड फोर्थ कट गया, तो यहाँ पे देखिए, करेक्ट बिकॉज चिल्ड्रन लर्न मैनी स्किल्स फ्रॉम देयर पीयर्स, करेक्ट इट मेक्स इन द क्लासरूम मोर हायरार्किकल नहीं होगा, हम हायरार्किकल नहीं बनेंगे। तो यहाँ पे ऑप्शन 2 आएगा, कोई वो एक दूसरे से काफी स्किल सीखेंगे। So option 2 will be the right answer. Then question number 29, arrange the following component of teaching process in order. तो सिलेक्शन ऑफ सब्जेक्ट मैटर, इवेल्युएशन, फीडबैक, फॉर्मेलिटी, ऑब्जेक्टिव टीचिंग, तो ये ऐसे आई थिंक इजी हो जाते हैं जब हम यहाँ पे देखते हैं। तो मेरे ख्याल से तो यहाँ पे अब देखिए, पहले सिलेक्शन ऑफ सब्जेक्ट मैटर आएगा, या फिर आप ऑब्जेक्टिव्स यहाँ पे फ्रेम करोगे। तो सबसे पहले आपको ऑब्जेक्टिव्स यहाँ पे क्लियर होने चाहिए कि आपके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं। देन आप उसके हिसाब से, अपने ऑब्जेक्टिव के हिसाब से अपना सब्जेक्ट मैटर चूज करोगे, ठीक है। देन हमारे पास आ जाएगा, आप उसको टीच करोगे, ठीक है। टीच करने के बाद आप फीडबैक लोगे, देन आप क्या करोगे उसको, देन सॉरी, आप इवेल्युएशन करोगे, जो भी आपने टीच किया उसको इवेल्युएशन किया जाएगा। देन उसके बाद क्या करोगे, आप उसका फीडबैक लोगे। सो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, ऑप्शन 3 बन रहा है इज द राइट आंसर, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा देख लेना, ठीक है। तो यहाँ पे एक चीज ध्यान रखना यहाँ पे, कि इवेल्युएशन पहले आएगा या फिर फीडबैक आएगा। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या आएगा, इवेल्युएशन। देखो, नहीं तो थर्ड एंड फोर्थ में सिर्फ यहाँ ही पे डिफरेंस है, सेकंड एंड थर्ड में। यहाँ पे थर्ड पहले दिया है, सेकंड बाद में दिया हुआ है, बाकी सेम है। तो यहाँ पे थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है कि इवेल्युएशन पहले आएगा या फीडबैक आएगा। तो ये थोड़ा ध्यान में रखना कि जो फीडबैक लिया जाएगा वो बिल्कुल एंड में लिया जाएगा, सबसे पहले, उससे पहले क्या होगा, इवेल्युएशन होगा, ठीक है। सो ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। Question number 30. Which of the following statement is correct about the Jean Piaget's theory of cognitive development? The sequence of stages can vary according to the culture. स्टेजेस कैसे चेंज हो सकती हैं कल्चर चेंज के लिए, क्योंकि उन्होंने जो स्टेजेस दी थी, सेंसरी, मोटर और जो थी प्री ऑपरेशन दी थी, है ना, वो कंक्रीट एंड फॉर्मल दी थी, वो एजेस के हिसाब से थी, है ना। तो उसको हम कैसे चेंज कैसे हो जाएगी कल्चर चेंज होने से। Piaget argued that instead of progressing through stages, cognitive development is continuous. Piaget proposed 5 distinct stages. 5 तो नहीं दी थी इन्होंने, 4 दी थी। The stages are invariant, which means no stage can be skipped. बिल्कुल, ये जो स्टेजेस है, कोई भी स्टेज है वो इनवेरिएंट है, चेंज नहीं हो सकती, एज के थ्रू दी हुई है, और किसी भी स्टेज को स्किप नहीं कर सकते, ठीक है ना। तो इसमें आ जाएगा आपके पास ऑप्शन 4 ही राइट आंसर आएगा, ठीक है। ये भी गलत है, इन्होंने कहा कि इंस्टेड ऑफ प्रोग्रेशन थ्रू स्टेजेस कॉग्निटिव डेवलपमेंट इज कंटिन्यूअस। ये ऐसा भी कुछ नहीं है कि स्टेजेस के ये भी रॉन्ग स्टेटमेंट है। तो हमारे पास ऑप्शन 4 ही इसका राइट आंसर बनेगा। तो ये थे फ्रेंड्स आज के हमारे पास ऑल 30 क्वेश्चंस हमने कंप्लीट कर लिए हैं, ठीक है। और 2018 का पेपर कंप्लीट हो गया। तो अभी तक हमने 2014 में जो एग्जाम हुआ था, 2015 में जो एग्जाम हुआ, और 2018 में जो एग्जाम हुआ, उसके पेपर 2 के हम एमसीक्यूज चाइल्ड साइकोलॉजी के कवर कर चुके हैं। सो आई होप आपको ये सारे क्वेश्चंस क्लियर होंगे, ठीक है। तो बहुत जल्दी हम क्या है, बाकी भी जो प्रीवियस ईयर्स की चाइल्ड पीडागोगी वो हम कंप्लीट करेंगे। थैंक्स अ लॉट, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन।